नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी की किताबों में फिर से छेड़छाड़ हुई है। एनसीईआरटी की किताबें जो हमारे देश के स्कूली बच्चे पढ़ते हैं, हम सब ने पढ़ी हैं और हम सब ने एनसीईआरटी की किताबों में जो इतिहास पढ़ा है वो अलग था और जो मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी वो इतिहास अलग होगा। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है। आरोप इस बात के भी लग रहे हैं कि ये कुछ वैसा ही इतिहास है जैसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले आपके फ़ोन पर भेजते हैं। उस इतिहास के ज्ञान पर यकीन ना करें, उस पर यकीन करने के बजाय अच्छी इतिहास की किताबें पढ़ करके अपनी सोच बनाएं। अब आ जाइए कि एनसीईआरटी की किताबों में जो ज्ञान इस बार आया है वो क्या है, वो मैं बताऊं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी काम क्या करता है। हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेबस तय करता है और एनसीईआरटी किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तब से एनसीईआरटी की किताबों में कई बदलाव हुए हैं। अभी हाल ही में जो एक बदलाव हुआ था कि जिसे हम एक महान राजा के तौर पर जानते थे, अकबर द ग्रेट के नाम से जानते थे, उन्हें क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया। और उसके साथ ही गुजरात के जो 2002 के दंगे थे उस संदर्भ को हटा दिया गया, गोडसे को हटा दिया गया, नेहरू मुगलों का संदर्भ हटाया गया, काफ़ी कम कर दिया गया और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजधर्म संबंधी जो टिप्पणी थी उसको हटा दिया गया समेत बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब जोड़ा क्या गया है? मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जोड़ा गया है। इसके साथ ही महाकुंभ मेला और प्राचीन भारतीय वंशजों को उनकी जो जानकारी है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आपको याद होगा कि एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़ करके बच्चे अपनी एक सोच बनाते हैं। क्या इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ होनी चाहिए? क्योंकि इतिहास की किताबें जो होती हैं, आप बोलेंगे कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, देखिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान देना ज़रूरी है। अगर इतिहास की जो किताबें होती हैं ये हमारी भविष्य की सोच को तय करती है। भविष्य के लिए हम प्लान्स बनाते हैं, मौजूदा वक्त को हम इतिहास के आईने से देखने लगते हैं। तो इतिहास के तथ्यों के साथ कम से कम छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कोशिश अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर भी हुई थी। एनीवेज, विभाजन विभीषिका दिवस हर 14 अगस्त को मौजूदा केंद्र सरकार बनाती है और उस दिन याद करती है कि विभाजन के लिए जो जिम्मेदार लोग थे उनके बारे में काफ़ी बढ़ चढ़कर बात की जाती है। अब विभाजन के लिए जिम्मेदार 3 लोगों को बताया गया है। एनसीईआरटी के मौजूदा जो 2 मॉड्यूल आए हैं, विभाजन विभीषिका के 2 मॉड्यूल आए हैं। एक आया है 6ठी से 8वीं तक की क्लास के लिए और दूसरा आया है 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए, जिसमें विभाजन के लिए 3 लोगों को जिम्मेदार माना गया है। पहला जो जिम्मेदार माना गया है मोहम्मद अली जिन्ना को माना गया है, जिनकी तरफ से मांग की गई थी। दूसरा कांग्रेस पार्टी जिसने मान लिया विभाजन की मांग को, और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन को जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी की किताबों में ये बदलाव आपके सामने, जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि विभाजन की विभीषिका के लिए ये जो 3 लोग हैं ये जिम्मेदार हैं। अब इस में जो चैप्टर में जो डाला गया है, जिस मॉड्यूल में डाला गया है, उसका भी फटाफट से मैं एक छोटा सा पैरा पढ़ देना चाहती हूँ। 15 अगस्त 1947 को भारत बट गया, किंतु वो किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था, पर भारत का विभाजन करने में 3 तत्व जिम्मेदार थे। जिन्ना जिन्होंने इसकी मांग की, दूसरा कांग्रेस पार्टी जिसने उसे माना, और तीसरा माउंटबेटन जिन्होंने इसे लागू किया। अब देखिए, इस बदलाव के बाद और ये 2 मॉड्यूल के आने के बाद कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आया। उनका कहना है कि नई पीढ़ी के दिमाग में दरअसल जहर बोया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा जो पवन खेड़ा हैं वो सामने आए। उन्होंने कहा कि इस किताब को तो फाड़ कर फेंक देना चाहिए। आरएसएस इतिहास का सबसे बड़ा विलन रहा है, उसका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। और उस आरएसएस का वो जिक्र कर रहे हैं जिसे अभी हाल ही में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ कहा था और भारत निर्माण में योगदान का भी जिक्र किया था। अब आगे कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरएसएस का कोई रोल नहीं था आज़ादी में। सावरकर को ये हीरो बनाते हैं जिसने कुछ भी नहीं किया। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये जो विभाजन हुआ ये जुगलबंदी से हुआ, और ये जुगलबंदी थी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी। बाकायदा इसका संदर्भ भी उन्होंने दिया और इस संदर्भ पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगी। ये देखिए,
तथ्यों के आधार पर जवाब देते हुए पवन खेड़ा ने ये सवाल पूछा कि क्या ये जो एनसीईआरटी का मॉड्यूल आया है इसमें 1938 का जिक्र है, जिसमें 1938 में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट साल था जिसमें गुजरात में बैंक्स ऑफ द साबरमती द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द हिंदू महासभा की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पे ये क्लियरली डिक्लेयर किया गया कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ इस देश में नहीं रह सकते। फिर उन्होंने जिक्र किया 1940 का, 1940 के मॉड्यूल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या एनसीईआरटी की किताबों में 1940 के मॉड्यूल के बारे में बताया गया। जब जुगलबंदी सामने आई थी मुस्लिम लीग लाहौर सेशन में, जिन्ना ने मेंशन किया था कि 1938 में हिंदू महासभा की जो बात है उसको जिन्ना ने रिपीट किया था और कहा था कि मुस्लिम और हिंदू साथ साथ नहीं रह सकते। फिर आ जाइए 1942 का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आई कैन एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ, दिस डेट विल ऑल्सो बी नॉट मेंशन, इस तारीख का जिक्र और इस साल का जिक्र भी नहीं किया गया होगा। आपको याद होगा 1942 में एक मूवमेंट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उस वक्त हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने पावर में आकर के दोनों मिल करके दोनों ने कई प्रोविंसेस में सरकार बनाई थी। जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने क्विट इंडिया मूवमेंट में हिस्सा लेने के लिए रिजाइन कर दिया था और फ्रॉम द ऑल प्रोविंशियल असेंबलीज टू हिट द स्ट्रीट्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिजाइन कर दिया था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन के लिए रिजाइन किया था। और तब उस समय का फायदा किसने उठाया? हिंदू महासभा ने और साथ ही साथ जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने। ही सेड, आगे उन्होंने कहा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के अलायंस किस किस प्रोविंस में बने? बंगाल में, सिंध में, एनडब्ल्यूएफपी में। एनडब्ल्यूएफपी का मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में इन्होंने अपनी मिली जुली सरकार बना ली थी। अब उन्होंने कहा कि इस सब का जिक्र नहीं हुआ होगा, ये दरअसल जुगलबंदी थी हिंदू महासभा और जिन्ना की। हालांकि मैं आपको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि जिन्ना की तरफ से कई बार ये कहा गया कि अगर पार्टीशन नहीं होगा तो फिर दंगे होंगे। बार बार ये कहा जाता रहा कि ये एक बहुसंख्यक का इलाका है, यहाँ पे मुस्लिम काफ़ी कम संख्या में है, जो हम अल्पसंख्यक है, हमें अलग राष्ट्र चाहिए और अगर बहुसंख्यकों के बीच में हम रहेंगे तो हमें हमारे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। उसमें राजनीतिक अधिकारों की बात की गई थी और साथ ही साथ ये कहा गया था हमें उतनी हिस्सेदारी भी राजनीति में नहीं मिल पाएगी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में मतभेद थे, ये हर कोई जानता है। और इसके अलावा भारत विभाजन की प्रक्रिया उसके बाद तेज़ हो गई थी क्योंकि लग रहा था जिस तरह की बातें चल रही थी, जिस तरह के नफरती भाषण उस वक्त आ रहे थे कि कैसे ये टू नेशन थ्योरी को ये लोग बढ़ावा दे रहे थे और एक अनरेस्ट की सिचुएशन थी, जिसके बाद ये लग रहा था कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो फिर हालात और ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। याद करिए जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त भी जब जश्न मनाया जा रहा था एक आधिकारिक तौर से, तो बाकायदा महात्मा गांधी जी को भी चिट्ठी भेजी गई थी तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। उस वक्त भी जब देश आज़ाद हुआ था तो महात्मा गांधी जी कहाँ थे? वो बंगाल में जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहाँ पर थे। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी जिन्ना पर, वो जिन्ना जो कि, और याद कीजिए लियाकत अली को भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी जो कि मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से भी बाकायदा धमकियाँ मिल रही थी। वो भी अड़ गए थे कि नहीं, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। तो धर्म के आधार पर उन्होंने राष्ट्र की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर चूँकि बहुसंख्यक में हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक आबादी है, तो हमें, हमारी अल्पसंख्यक आबादी है, तो हमें अलग अलग स्तर पर लड़ना होगा। हमें उतना अधिकार नहीं मिल पाएगा, किसी भी क्षेत्र में हमें उतना अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सोच बनी कि अगर विभाजन नहीं होगा तो कहीं दंगे ना हो जाएं, हिंदू मुसलमानों के बीच की गहराई जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। इसीलिए इस सोच के साथ ही, चूँकि उस वक्त माहौल ऐसा बन रहा था, तो स्थितियों को भांपते हुए विभाजन का ये फैसला हुआ था, जिस पर गांधी भी बाद में आकर के सहमत हो गए थे कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर स्थितियां और कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए। तो कुल मिलाकर के विभाजन के जिम्मेदार मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना है और साथ ही साथ हिंदू महासभा ने जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के 3 प्रोविंसेस में सरकारें बनाई, उस बात का संदर्भ भी आज के दौर में बताया नहीं जा रहा है, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान के माध्यम से। तो अगर आपको अपनी सोच बनानी है, इतिहास को पढ़ना है, तो अच्छी किताबें, अच्छे राइटर्स की किताबें आप पढ़िए, वहीं से आपको असल इतिहास का ज्ञान होगा, असल इतिहास के बारे में पढ़ा जाएगा। लेकिन देखिए, त्रासदी इस बात की है कि जो देश का भविष्य है, जो देश की आने वाली पीढ़ी है, वो जो ज्ञान अर्जित कर रही है और जो करेगी,
वो तथ्यों से दूर है। ये वाकई में अपनी बहुत बड़ी त्रासदी है। तो बच्चों को अच्छा इतिहास पढ़ाने के लिए कुछ अच्छी किताबें भी साथ में ज़रूर पढ़ाइएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।